योगी और मोदी के शासन में क्या मुसलमान डरे हुए हैं? इंस्टिगेट कर रहा है सामने वाले को, जानबूझ के आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे सामने वाला भड़के और फिर हिंसा हो। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा जा रहा है वो टोटो वाला टॉयलेट गायब है, तो क्या है उसके पीछे की कहानी? ऑपोजिशन आई थिंक जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ऐसी बातें करने लगते हैं। लोग कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो क्या किया जाता? आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो डेफिनेटली हम वायलेंस का जवाब वायलेंस से तो नहीं देते, ऐसी बात तो हम नहीं कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या भारत प्रगति कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे और अब आतिशी जब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या फर्क नजर आ रहा है दोनों की कार्यशैली? ऐसे किसी इंसान का ओपिनियन लेना जो शायद अभी उतने हारमोनियस टर्म्स पे नहीं है। स्वाति मालीवाल जी आपकी पार्टी से जुड़ी हैं या नहीं? आज बताइए कि वो है नहीं है। आई थिंक किसी और के होने का कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर ये सुनी कि भारतीय जनता पार्टी आपको बुलाने की कोशिश कर रही है। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। मेरे साथ आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं राबिया किदवई। नूह में आपने इनको फील्ड पर देखा होगा, हालांकि इलेक्शन हार गई, और क्यों हारी इलेक्शन, इसके पीछे क्या वजह रही, इन तमाम चीज़ों की आज बात करेंगे। आम आदमी पार्टी किस दिशा में जा रही है, क्या विज़न है उसका आगे आने वाले चुनाव, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन भी होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, बात इसकी भी होगी। राबिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो राबिया जी, नूह में क्या हुआ? नूह में मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा टाइम से लेट पहुँचे, सिर्फ यही एक फैक्टर था। अदरवाइज़ वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि कोई तीसरा प्रत्याशी मिले जिसको मौका वो दें। सो वी वर अ लिटिल बिट लेट। बट 222 वोट, मतलब मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में भी अगर कोई इलेक्शन होता तो मतलब इतने वोट कम, मतलब समझ में नहीं आया। ऐसा है, काफ़ी सारी सीट्स पे हमें अराउंड 200, 300, 500 वोट मिले। रीज़न मैं आपको सेम कहूँगी कि हम लोग गठबंधन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पे हमने प्रिपरेशन नहीं की, जो हम शायद 2-3 महीने पहले अगर करते तो सिचुएशन अलग होती। सो दैट वाज द मेन फैक्टर। आम आदमी किस दिशा में जा रहा है? अब आम आदमी पार्टी जो है उसका क्या विज़न है? दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा में बहुत उम्मीद लग रही थी उससे पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब ने इस्तीफ़ा भी दिया, तो लग रहा था उसका जोर होगा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। तो दिल्ली में कुछ रहेगा क्या? बिल्कुल, दिल्ली हम लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, और हमने फ्लैग ऑफ किया है इसी हफ्ते, एंड जनसंवाद हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी। और दिल्ली में हम सब टीम दिल्ली में ही लगी हुई है इस वक्त। अच्छा, तो लग रहा है आपको ये इस्तीफे वाली जो पॉलिटिक्स है वो कामयाब रहेगी, क्योंकि आपके अब सारे नेता बाहर आ गए हैं, जो जेल में गए थे वो सारे नेता बाहर हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये आई थिंक उसूलों की बात है कि जो अरविंद सर ने स्टैंड लिया कि उन्होंने आतिशी मैम को बनाया। आतिशी मैम को सिर्फ हमारी पार्टी ही मौका दे सकती है, सेल्फ मेड वुमेन है वो, और हम लोग हमेशा कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जिससे लोग इंस्पायर हो पॉलिटिक्स में आने के लिए, इस देश की राजनीति को बदला जाए। तो अरविंद सर का बहुत प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये डिसीजन था। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जब सीएम हाउस से बाहर निकले, सीएम का घर उन्होंने खाली किया तो टोटी चोरी कर ली। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा जा रहा है वो टोटो वाला टॉयलेट गायब है, तो क्या है उसके पीछे की कहानी? देखिए, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मुझे नहीं लगता कि चाहे अखिलेश जी हो चाहे अरविंद जी हो, इस तरीके की हरकत कोई भी करेगा। सो दिस इज़ जस्ट बेसलेस एक्यूजेशन। तो अब लग रहा है, क्योंकि एक लिस्ट भी सामने आई है, उसमें तमाम चीज़ें हैं, बट वो टोटो वाला जो टॉयलेट है वो गायब नज़र आ रहा है। वो उसकी कीमत भी 10-15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो जनता जानने को बेताब है, क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है जहाँ पर हर कोई उस तरह का टॉयलेट यूज़ करता हो। तो वो कहाँ गया, किसने लिया, मतलब इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी चाहती है ना कि उसको भी बताना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लाइक यू सेड, बिकॉज सर्टनली हमारी पार्टी में से तो कोई ऐसा करेगा नहीं। अरविंद जी तो आप रहने ही दीजिए, कोई भी नहीं करेगा। सो इस तरीके के इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, जैसे आपने बोला अखिलेश जी पे लगे, और भी किसी पे भी लगते रहते हैं। ऑपोजिशन आई थिंक जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ऐसी बातें करने लगते हैं। चलिए, अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ा नूह से। नूह का एक इतिहास रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक जंग एक दौर में हुई, वैसे ही कुछ जंग बहराइच में भी हुई। राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स थे जिनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरी हिंसा को किस तरह से देखती है? देखिए, किसी भी प्रकार की हिंसा को आम आदमी पार्टी हमेशा एक गलत नज़रिए से देखती है कि गलती है ये, इसको नहीं होना चाहिए। इंडिया में कोई भी मैटर हो, कोई भी आपका एक दूसरे के साथ
पॉइंट आपका नहीं मिल रहा है, आपके कोई विचार नहीं मिल रहे हैं, तो भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम 2024 में हैं, तो इस देश के अंदर उतना तो बेसिक हमारा होना चाहिए कि हम हिंसा ना करें एक दूसरे के साथ। तो हम इसकी निंदा करते हैं, वी कंडेम इट, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल का छत पर जाकर वो एक झंडा उतारना और एक दूसरा झंडा लगाना वो गलत था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो एक छोटी सी गलती थी, उसके लिए किसी की हत्या कर देना ये उससे बड़ा गुनाह है। तो असल में किसकी गलती मानी जाए? देखिए, गलती तो दोनों पक्षों की हो सकती है। अगेन, आप गलती किस नज़रिए से, अगर आप लीगली बात कर रहे हैं तो फिर एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप मॉरली बात कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में लोगों को कैसे रहना चाहिए, तो फिर एक अलग नज़रिया हो सकता है। बाय एंड लार्ज, अगर कोई भी इंसान इस देश में इंस्टिगेट कर रहा है सामने वाले को, जानबूझ के आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे सामने वाला भड़के और फिर हिंसा हो, तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपनी देश को विकास की तरफ लेके जाएं, हम अपना फोकस डेवलपमेंट पे रखें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। इन सब चीज़ों से अब हमें ऊपर उठना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए ये तो खैर बहराइच में हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लोग कह रहे हैं बुलडोज़र चला देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो क्या किया जाता? आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो डेफिनेटली हम वायलेंस का जवाब वायलेंस से तो नहीं देते, ऐसी बात तो हम नहीं कहते। सो इन्वेस्टिगेशन, लाइक आई सेड, होनी चाहिए। डेफिनेटली पता चलना चाहिए कि कौन इसके मुजरिम हैं, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लीगल परव्यू से इसको देखना चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि मॉरल्स और एथिक्स ये तो अलग अलग भी हो सकते हैं लोगों के, लेकिन लीगल परव्यू के बाहर कोई भी चीज़ हुई है तो दैट इज़ 100% कंडेमेबल। तो हम लोग होते तो हम इन्वेस्टिगेट करते और पता करते कि किसकी गलती है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पर हर इंसान को मौका मिल सकता है। सो आई गेस उनको मौका मिल गया, और अब वो डिज़र्व करते हैं या नहीं, और उन्होंने कितना काम किया है या नहीं, ये सारी जनता जानती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं यूपी में, बहुत एजुकेटेड लोग अवेलेबल हैं यूपी में, और जिनका विजन अगले 50 साल के लिए विकास की तरफ हो, डेवलपमेंट की तरफ हो, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज़ में बन जाएं उसकी तरफ हो। तो मुझे लगता है यूपी की जनता को कंसिडर करना चाहिए कोई ऐसा कैंडिडेट। आपको लग रहा है पढ़े लिखे नेता आएंगे तो इस देश को बदल देंगे? 100%। इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप अरविंद जी का एग्जाम्पल देखें, अरविंद जी दिल्ली से नहीं हैं और राजनीति से भी नहीं है, तो उस इंसान ने सबसे ज़्यादा वहाँ काम किया, उस इंसान ने वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया, जिसका एक बर्ड आई व्यू था। वो ऑफिसर थे और वो हरियाणा से थे, उनकी शायद उतनी अटैचमेंट भी नहीं होगी दिल्ली से, लेकिन उन्होंने मेहनत सबसे ज़्यादा की। तो जब किसी ऐसे इंसान को आप लेके आएंगे जिसका बर्ड आई व्यू है, जिसने शायद दुनिया और नज़रिए से भी देखी हुई है, मे बी कुछ वर्ल्ड ट्रैवल किया है, कुछ और बिजनेस किया है, कुछ और किया है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हो सकता है कुछ ऐसे नज़रिए से काम करे राजनीति में जिसकी एक्चुअली ज़रूरत है हमारे देश को। तो हर तरह के नेता की ज़रूरत है ना। वो नेता जो गांव में रहा है, जिसने गांव की ज़मीन को देखा है, गांव में रहकर समस्याओं को झेला है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो राजनीति में आएगा, हो सकता है उसका कुछ नज़रिया और हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उन नेताओं की भी ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हम एक तरफा हैं। हम सिर्फ लोकल लीडर्स को या सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, कई बार अनफॉर्चुनेटली रिलीजन के बेसिस पे हम वोट डाल देते हैं। तो उसको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, लोकल लीडर्स भी होने चाहिए और एजुकेटेड लीडर्स भी होने चाहिए जो एक बर्ड आई व्यू लेके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या भारत प्रगति कर रहा है? देखिए, डिपेंड करता है आप प्रगति किस चीज़ को समझते हैं, प्रोग्रेस आप किस चीज़ को समझते हैं। आम आदमी पार्टी और हमारा नज़रिया बड़ा क्लियर है कि जितना इन्होंने अच्छा किया है उससे ज़्यादा इन्होंने डैमेज किया है। चाहे आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देख लीजिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिए वो स्कूल्स को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया हो कि हम बोलें आपने अगले 50 साल के लिए देश को आगे बढ़ा दिया। आपने सड़कों की बात की, इस देश की सड़कें चमाचम हुई हैं, हाईवेज बने हैं, ये हर कोई देख रहा है। नितिन गडकरी जी कमाल का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो कहता ही है, विपक्ष भी कहता है। आप अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगी तो फिर देखिए, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि चाइना के साथ जो हमारे विवाद चल रहे थे वो भी सुलझ रहे हैं। तो तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, फिर कमी कहाँ पर है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं हाईवेज़ बने, हाईवेज़ गिरे भी हैं, एयरपोर्ट्स गिरे भी हैं, सड़कें धंसी भी हैं।
तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। दूसरा, आप जैसे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर आप उठा के देखें पिछले 10 साल की, जितना कर्जा इंडिया पे आ गया है, जिसकी वजह से हमारे टैक्सेस सिस्टम हमें बदलने पड़े, डीमोनेटाइजेशन करनी पड़ी मोदी जी को, तो बहुत सारी अंदर से चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एजुकेटेड क्लास समझती है और जिस पे मिडिल क्लास या लोअर क्लास के पास शायद वक्त भी नहीं है बात करने का और उन्हें समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर बीजेपी एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। तो इट्स नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये दूर से तो दिख रहा है बहुत कुछ अच्छा, लेकिन अंदर से मनमोहन जी की सरकार के ज़माने में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो देश ने तरक्की की थी, कर्जा कम हुआ था, वो अलग था। और अब जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में यहाँ पॉलिसीज़ की हैं, दे आर वेरी डिजास्टर्स और आने वाली सरकारों को उस सबको समेटना पड़ेगा। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी जी आई बिलीव मोदी जी से तो बेहतर ही हैं। कैसे उनको बेहतर कैसे कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है स्पेशली उनकी पदयात्रा के बाद ही हैज़ बिकम वेरी कनेक्टेड टू द ग्राउंड। उनको शायद लोगों के मुद्दे और वो लोग क्या चाहते हैं और किस तरीके से देश के लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, उससे बेहतर कनेक्ट हुए हैं राहुल जी अपनी पदयात्रा के बाद। सो उस नज़रिए से मैं उम्मीद कर सकती हूँ। और वो यंग हैं, अगेन उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, तो ये मेरा अजम्पशन है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और हो सकता है कि मैं सही हूँ, कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का इंसान शायद बेहतर काम करे। वो विदेश जाकर अगर कुछ कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका मतलब खंडन करती है, कहती है कि विदेशी ज़मीन पर जाकर अपने देश के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, बीजेपी तो हर चीज़ का खंडन करती है, तो वो उनका काम है। सो उस पर हमने क्या कहना है, वो खंडन करते रहेंगे, उनका तो काम यही है। तो हमको क्या बोलना चाहिए विदेशी ज़मीन पर जाकर अपने देश के लिए? यहाँ आप रहिए, यहाँ के बारे में बात करिए, अच्छा लगता है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानता है परिस्थितियाँ। लेकिन विदेश में जाकर अगर हमारी कमियों को उजागर किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि दूसरे देश इस पर मज़े नहीं लेंगे? देखिए, अगर हमें एज अ डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें बाहर के देशों के साथ दोस्ती भी करनी पड़ेगी, उनकी मदद भी लेनी पड़ेगी। तो उस मदद को लेने के, आप किसी की मदद कैसे लेंगे जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं हमारी समस्या क्या है? तो ये डिपेंड करता है किस नीयत से बताया गया है। मैं राहुल जी को जानती नहीं हूँ पर्सनली, सो आई कैन नॉट से कि उन्होंने किस इंटेंशन से कहा। लेकिन अगर बाहर के देश में जाके हम बाहर के मुल्कों से अपनी किसी चीज़ के लिए मदद मांगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी नीयत ये है कि हम वहाँ से कुछ रिसोर्सेज लाना चाहते हैं, सपोर्ट लाना चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। मोदी जी तो हर मुल्क जाते हैं और अंदर क्या बात करते हैं हमें क्या मालूम। सो आई थिंक मोदी जी एंड बीजेपी का एक ही पॉलिसी है कि हम कुछ भी करें, एज लॉन्ग एज किसी को पता ना चले तो हम साफ़ हैं। और दूसरा, कोई इंसान ज़रा सी भी गलती करे तो उसको हम इतना हाईलाइट कर दें कि भाई सारी गलती आपकी है। सो आई थिंक गलती भी अगेन एक नज़रिया है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमें बाहर की कंट्री से सपोर्ट लेना चाहिए, वहाँ जाके हमें बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड दिस ब्रिंग्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ग्लोबल तो बात हो गई, अब लोकल बात हो जाए। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को चुना। आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे और अब आतिशी जब मुख्यमंत्री हैं, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों की कार्यशैली में? मुझे लगता है कि आतिशी मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ वेरी ईजिली अप्रोचेबल और मुझे पर्सनली शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग आई थिंक टू सो मेनी वुमेन, स्पेशली होपफुली 25-26 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन आ जाए फॉर वुमेन। सो इन पॉलिटिक्स तो हम लोग तो बहुत इंस्पायर्ड हैं आतिशी मैम से और हम अरविंद जी के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आतिशी मैम जैसे कैंडिडेट को मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है लाइफ में। शी इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू पॉलिटिक्स और personally I'm very inspired by her, so it has created a very good environment in the party. हम लोगों का मोटिवेशन बहुत बड़ा है, इंस्पिरेशन बहुत बड़ी है कि हम लोगों को भी मौका मिल सकता है। राबिया जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो सवाल आपकी ही पार्टी से उठते हैं, स्वाति मालीवाल जी जो बात करती हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी पार्टी में अभी है या नहीं है, जिस तरह से वो बयानबाजी करती हैं, उन्होंने ही कहा कि जो आपने मुख्यमंत्री बनाई है वो उनका इतिहास ऐसा रहा है जो कंट्रोवर्शियल है। तो सबसे बड़ी गलती, और जिस दिन वो सीएम पद की शपथ ले रही थी काला दिन बता रही थी वो, तो मतलब इसको कैसे देखें आम आदमी? देखिए, कई बार ऐसे किसी इंसान का ओपिनियन लेना जो शायद अभी उतने हारमोनियस टर्म्स पे नहीं है, पहले तो वो सही बात नहीं है। दूसरा ये कि आतिशी मैम के बैकग्राउंड की जो वो बात कर रही हैं वो फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोवर्सी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, रियलिटी है क्या। और मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि चाहे जो भी कोई कुछ उन पे एक्यूजेशन लगाए, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उनकी आपको पर्सनली देखना चाहिए नीयत क्या है, उनका विजन क्या है एज अ लीडर एंड हाउ गुड शी इज़ विद ऑल ऑफ अस एज वेल एज विद द पीपल ऑफ दिल्ली। वो सबसे हार्ड वर्किंग लीडर मुझे लगती है हमारी पार्टी में। सो वी शुड गिव हर द ड्यू रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स एंड दैट इज़ वाई उनके ऊपर पार्टी ने इतना ट्रस्ट किया है।
मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि स्वाति मालीवाल जी आपकी पार्टी से जुड़ी हैं या नहीं, आज बताइए कि वो हैं नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि वो जिस तरह से वो बयानबाजी कर रही हैं पिछले कुछ वक्त से, लगता नहीं है, वो लगता है जैसे किसी दूसरी पार्टी में। देखिए, मैं इस पे पर्सनली तो आपको नहीं कुछ बता सकती, सीनियर लीडर्स ही बता पाएंगे कि वो उनको किस हद तक एसोसिएटेड रखना चाहते हैं, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि हारमोनियस टर्म्स पे तो नहीं है फिलहाल। चलिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का फिर उनको कैसे, मतलब क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं ना कि देखिए आम आदमी पार्टी के नेता ही उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर अब किस तरह से दूसरों को मौका तो मिल ही नहीं रहा ना, अपने ही आपस में ही लड़ रहे हैं आप। नहीं, आपस में हम लोग और कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ एक पर्सन की आप बात कर रहे हैं जिनके साथ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस, एक्यूजेशंस एंड इस तरीके का रिलेशनशिप हो गया है अब पार्टी का। सो क्लियरली वी आर नॉट ऑन हारमोनियस टर्म्स विद हर, और बहुत सारी बातें वो ऐसी बोल रही हैं जो ना ही हमें एक्सेप्टेबल है, ना ही डिग्निफाइड हैं। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी वुड लाइक टू कीप इट कि ये रिलेशनशिप फ़िलहाल डिग्निफाइड बिल्कुल नहीं है, हारमोनियस नहीं है। बाकी तो जैसे सीनियर लीडर्स को बेहतर लगे। आतिशी मुख्यमंत्री नहीं होती तो फिर कौन होता? आतिशी मैम ही होती। आई थिंक किसी और के होने का कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज जितनी मेहनत उन्होंने की while Arvind ji was in jail, she absolutely deserves this and she absolutely was our first choice, सबकी unanimously। आम आदमी पार्टी अगर आपकी चॉइस ना होती तो फिर कौन सी पार्टी होती जो आपकी चॉइस होती, सेकंड चॉइस? मेरी ऑलरेडी सेकंड चॉइस कांग्रेस रह चुकी है पास्ट में, एंड मेरी फर्स्ट फॉरमोस्ट एंड एब्सोल्यूट फॉरएवर चॉइस आम आदमी पार्टी है। दैट इज़ व्हाई आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम कांग्रेस टू आम आदमी पार्टी, बिकॉज आई फील लाइक मोर ऑफ माई सेल्फ हियर। मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी इंसान का राजनीति में और ज़िंदगी में भी रियल होना बहुत ज़रूरी है। ये पार्टी के सारे लीडर्स और मुझे भी ये मौका दिया कि आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन बी रियल। जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं, और उसी के लिए या तो लोग हमें पसंद करें या ना करें। यार कि भाई राज्यपाल रहे हैं, दर्शकों को नहीं पता, 4 राज्यों की उनकी पोती हैं, तो राजनीति से तो मतलब काफ़ी पहले से ही लगाव है आपका, मतलब लगाव क्या, आपका अटैचमेंट है, आप देखती होंगी घर में। फिर आपने कब फैसला किया कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? आई वॉज 18 एक्चुअली व्हेन आई जॉइन कांग्रेस। तो मुझे तो बचपन से राजनीति का ही घर में वी वांटेड टू जॉइन द बिजनेस। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई। माय ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो MLA फ्रॉम मटिया महल इन ओल्ड दिल्ली, तो वो वहाँ से MLA थी मटिया महल से, और मैं वहीं ग्रोन अप बॉर्न रेज्ड हूँ। तो बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई गई कि तुम्हें तो राजनीति में जाना है। तो मैंने 18 पे ज्वाइन कर ली थी, एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम राइट नाउ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अरविंद सर फॉर दैट। अच्छा, मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर ये सुनी कि भारतीय जनता पार्टी आपको बुलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा भी है कुछ पार्टीज़ जो डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ आ जाऊं, लेकिन मेरी लॉयल्टी 100% अरविंद जी के साथ है और संदीप सर के साथ है, इस पार्टी के साथ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और जितना सपोर्टिव इन्वायरमेंट मुझे यहाँ मिला वो मैंने और कहीं ऑब्जर्व नहीं किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी हियर। अच्छा, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राबिया जी के बारे में जितनी इंटरनेट पे जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा हैं वो, ये मुझे लगता है। एक बिजनेस वुमेन राजनीति में आई है, तो अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो नहीं पता है, इंटरनेट पे जो चीज़ नहीं है। You'll have to specify a little bit more। क्या अब जैसे आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, तो बताइए मतलब बिजनेस में क्या, कैसे, कहाँ? मैं इंटीरियर स्टाइलिंग का बिजनेस करती हूँ। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जापानीज़ वास्तु, और मैं लाइसेंस्ड हूँ ग्लोबली, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे क्लाइंट्स हैं, एंड आई रियली इन्जॉय दिस वर्क। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल है जो मैं करती हूँ मेरे बिजनेस में, रूहानी इसमें कुछ काम है, एंड लाइक आई सेड इट्स मोर लाइक अ जापानीज़ वास्तु। सो दैट्स माई बिजनेस। ओके, तो अब राजनीति में अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्योंकि एक इलेक्शन हुआ, वहाँ पर मतलब अगर मैं अपने पत्रकारिता भरे शब्दों में कहूँ तो बहुत ही बुरी हार थी वो। मतलब 222 वोट जो है किसी भी आम आदमी को मिल जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक जिनका एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है, उस कैंडिडेट को अगर 222 वोट मिलते हैं तो फिर वो अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? देखिए, मैं डेफिनेटली अपने आप को आम आदमी पार्टी के साथ देखती हूँ, और जैसा सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। मेरा उस वक्त भी यही ख्वाहिश थी हम लोगों की कि हमारे कुछ विधायक जीत के आए हरियाणा में, और क्योंकि मेरा होम ग्राउंड दिल्ली है, मैं सर्टनली अपने आप को एज अ विधायक ही फ्यूचर में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिले लोगों के लिए काम करने का। ख़ासतौर पर जो मेरी होम सीट है, बचपन से मुझे लगता है मैंने उस एरिया के बहुत सारे
दर्द तकलीफ़ें ऐसी देखी हैं और वहाँ से बाहर निकल के भी काम किया है कि वहाँ के बच्चों को मैं वो मौका देना चाहूँगी, उनकी खिदमत करना चाहूँगी. सो दैट इज़ वेयर आई वुड लाइक टू सी. योगी और मोदी के शासन में क्या मुसलमान डरे हुए हैं? ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसका जवाब भी देते हैं. राबिया किदवई कैसे दिखती है? मैं तो नहीं डरती हूँ. बाकी और कोई जो अगर डरे हुए हैं तो हो भी सकता है उनके कुछ वैलिड रीजंस हो. जैसे नू में जब मैं गई तो आई रियलाइज़ कि लास्ट ईयर के जो दंगे वहाँ हुए उसकी वजह से डेफिनेटली लोगों को आई वुड नॉट से फियर बट जो एक तरफा उन्होंने कांग्रेस को डिसाइड किया लास्ट ईयर ही और उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वो सिर्फ सेफ्टी के बेसिस पे किया, फिजिकल सेफ्टी की वजह से उन्होंने किया. तो कंसिड्रेशन डिपेंड करता है आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं. आई डोंट थिंक दिल्ली के हमारी कम्युनिटी के लोग जो है मुस्लिम्स वो इस तरीके से सोचते हैं. बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. एज़ फार एज आई एम कंसर्न मैं तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ. मुझे लगता है उनको हमसे डरना चाहिए. किसे डरना चाहिए? बीजेपी एंड मोदी जी को. इसलिए क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है नहीं. यहाँ वो टिकेगी नहीं ज़्यादातर और ये ट्रम्प वाला पैटर्न है उनका. सो ये तो ऐसा है ना कि कई बार मुझे लगता है कि ट्रम्प जैसा आदमी ना सत्ता में आना ज़रूरी होता है तो नीचे के लोग यूनाइट हो जाते हैं. तो मोदी जी ने आके बड़ा अच्छा काम किया है, हम सबको यूनाइट कर दिया है बिकॉज हम सबको समझ में आ गया है कि ये वाली राजनीति टिकती नहीं है ज़्यादा देर. अच्छा, हरियाणा में कहा जा रहा था कि पहलवान, जवान, किसान सब परेशान हैं. फिर भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुमत आ गया, कांग्रेस की हवा लग रही थी, वो हवा कहीं हवा हवाई हो गई. आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल 0 सन्नाटा हो गई. देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छा काम किया हरियाणा में. द वे दे रीच्ड आउट टू द वोटर्स वो उन्होंने बहुत मेहनत करी. ऑल्दो वो बड़े क्लियर रहते हैं कि वो कौन से 51% पे फोकस करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया. तो उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की उसका लोगों ने उनको सराहा और मौका दिया दोबारा. योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे. आई गेस वो अपने नज़रिए से सही कहते हैं. वो अपने नज़रिए से तो यही चाहते हैं, इसी तरीके की राजनीति वो चाहते हैं और बड़े वोकल हैं वो इस बारे में. आई एम नॉट श्योर कि सब लोग ये चाहते हैं या नहीं नीचे वोटर्स. तो वो वोटर्स डिसाइड करेंगे. और स्पेशली दिल्ली की अगर अब आप बात करें तो दिल्ली में वोटर बड़ा अवेयर है. उसको मालूम है बैलेंस कैसे करना है, उसने सबको अपने हिसाब से कैसे नचाना है उसको अच्छी तरह पता है. सो आई थिंक उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. हरियाणा में उन्होंने अंडर कॉन्फिडेंट होकर काम किया, इसलिए शायद वो इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए. उन्होंने बहुत ह्यूमिलिटी से काम किया जो हम सब लोग सरप्राइज्ड हैं. उन्होंने बहुत शांत तरीके से काम किया. ना उन्होंने वहाँ एरोगेंस दिखाई, ना उन्होंने वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस किया. तो भाई मेहनत करने वाले को हिंदुस्तान के लोग रिवॉर्ड करते हैं. तो अच्छा, आप मानेंगी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की 24/7 पॉलिटिक्स करती है इस देश में कोई दूसरा नहीं करता? सब अपने अपने तरीके की करते हैं. 24/7 हम भी कर रहे हैं, 24/7 कांग्रेस भी कर रही है, 24/7 आई एम श्योर और पार्टीज भी कर रही हैं. अब कवरेज किसको कितनी मिल रही है वो भी एक फैक्टर है. सो आई थिंक बीजेपी राइट नाउ इज़ गेटिंग मोर कवरेज. उनको ज़्यादा अटेंशन मिल रही है मीडिया से स्पेशली. एंड ठीक है, राइटली सो. वो सिटिंग गवर्नमेंट है. मैं ऐसा नहीं मानता. मतलब हमारे लिए तो सब बराबर हैं और जो बात कहेगा हम सबकी बात दिखा रहे हैं. आप पक्ष में विपक्ष में कहीं पर भी हो, मैं आपसे इसीलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचती हैं. तो मीडिया क्या एक सॉफ्ट टारगेट है राजनीतिक दलों के लिए? सॉफ्ट टारगेट नहीं है. आई थिंक एक्नॉलेजिंग जो हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है. और लाइक आई सेड कि गलत और सही के नज़रिए से नहीं, सिटिंग गवर्नमेंट है तो उनको ज़्यादा अटेंशन मिलती है. एंड मे बी राइटली सो. और शायद बेहतर है हमारे लिए बिकॉज जितना ज़्यादा वोल्टे सीधे बयान देते हैं, जितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, उससे लोग और समझ जाते हैं कि इनको नहीं टिकाना है. सो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस. चलिए, दिल्ली में क्या होने जा रहा है इलेक्शंस में? दिल्ली में हम क्लियर मेजॉरिटी से, स्वीपिंग मेजॉरिटी से बड़े आराम से सरकार बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर बाकी स्टेट्स पे भी फोकस करेंगे दोबारा. महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं. जी, महाराष्ट्र में फ़िलहाल हम लोगों का कंसिड्रेशन में है कि हम क्या स्ट्रैटेजी वहाँ करें. फोकस हम लोगों का फ़िलहाल दिल्ली है बिकॉज दिस इज़ वेयर वी आर मोर ग्राउंडेड. एंड महाराष्ट्र में हम लोग करेंगे अपडेट जल्दी. कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता हरियाणा में, आपको ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो क्या आगे इंडिया गठबंधन में आपके रहने की संभावना है? देखिए, इंडिया गठबंधन पे नेशनल लेवल पे तो हम ऑलरेडी हैं. हरियाणा के अंदर मुझे लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता. उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस किया एंड हमें आउटस्मार्ट करने की कोशिश करी. उन्होंने हमें बोल के रखा कि हम करेंगे और लास्ट मिनट तक फिर हमारे साथ डील चेंज करी. जितनी सीटें कमिट की थी उस पर
कुछ सिचुएशंस ऐसे रहे उनके कुछ सीनियर लीडर्स की हरियाणा में, उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ जो कमिटमेंट है अगर पूरी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान उनको भी हुआ। सो आई थिंक दिस इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इंडिया अलायंस के लिए कि हमें अपने कमिटमेंट्स एक दूसरे से फुलफिल रखने चाहिए और साथ में मिलने से हमें ज़्यादा फ़ायदा है। यूनाइटेड रहना चाहिए इंडिया गठबंधन को। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे लगा कि इंडिया गठबंधन ने कमाल किया, किसी एक पार्टी ने नहीं किया। तो क्या एक सबक विपक्ष को मिला है? मुझे लगता है येस, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि हमें इंडिया अलायंस साथ में काम करने से फ़ायदा हुआ। बिकॉज लाइक आई सेड कि मोदी जी और बीजेपी बहुत ही राइटिस्ट ट्रम्प टाइप एनवायरनमेंट है और उससे सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया में यही है कि बाकी सब लोग यूनाइट हो जाएंगे और बाकी सब लोग डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, जिससे देश को फ़ायदा है, देश के लोगों को फ़ायदा है, देश के वोटर्स को फ़ायदा है, देश की पॉलिसीज़ को फ़ायदा है। अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, ना हमें कुर्सी से अटैचमेंट है, ना हमें ये है कि हम 5 साल बैठ गए अब हमें 50 साल बैठे रहना है। हम यहाँ पे बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली पानी दिया, आज सबको देना पड़ रहा है। तो हम वो बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं सियासत में, राजनीति में और गवर्नेंस के तरीके में, कि जिसमें लोगों की मजबूरी हो जाए डेवलपमेंट पे सोचना। सो उस हिसाब से इंडिया अलायंस इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट। अभी तो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, क्या प्रधानमंत्री बनने के बारे में कल को मौका लगा तो फिर क्या उनको बनना चाहिए? 100% हमारी तो दिल से ख्वाहिश है कि 29 में हम अरविंद जी को एज अ पीएम कैंडिडेट लेके आ पाएँ और लोग उनको मौका दें। आम आदमी पार्टी के लोगों की ये ख्वाहिश है। लेकिन देश चाहता है एक ऐसा नेता जिस पर कोई दाग ना हो। देखिए, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हमारे देश का कानून है। इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है आप पे, अगर वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं होता, मोदी जी पे कितने सीरियस केसेस चले, वो बरी होके आ गए, तो आप जो मर्जी इल्ज़ाम उन पे लगाए जा रहे, कोई एविडेंस नहीं है, कोई अभी तक उसमें मनी ट्रेल नहीं है। तो इसलिए पहले जब तक वो लीगल मैटर है उसको उसके कंसेंसस पे, उसके कंक्लूजन पे पहुंचने दीजिए, और जब वो वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, यही उन्होंने अपने इस्तीफे के टाइम पे भी कहा है। सो एंड वी आर होपिंग दैट इट शुड बी डन इन अ स्पीडियर वे देन व्हाट इट हैज़ बीन डन। चलिए राबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पधारी और आपने जो है इतनी बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी राबिया जी से अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर हमें पूछिएगा, मैं राबिया जी तक पहुंचा दूंगा, उन तक खुद ही पहुंच जाएगा। यूट्यूब पे तो हर कोई देखता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।